हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में स्विट्जरलैंड के सामाजिक व्यवस्था पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की आर्थिक व्यवस्था और स्विट्जरलैंड के संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व। तो शुरुआत थोड़ी सी आर्थिक व्यवस्था पढ़ ले कि कैसी आर्थिक व्यवस्था उनकी थी। स्विट्जरलैंड लोगों का जीवन स्तर न केवल विकासशील देशों की तुलना में वरन विश्व के विकसित देशों की तुलना में भी बहुत अच्छा है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से धनी, ये देश आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न है। विश्व के इन सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल और घड़ियों के सबसे प्रमुख निर्माता स्थल में प्रमुख उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, डेयरी उद्योग और पर्यटन सभी कुछ विकसित स्थिति है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण है उदारवादी अर्थव्यवस्था से लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की ओर प्रस्थान। यानी वहाँ उदारवादी, सारे पहले भी पढ़ चुके हैं सामाजिक व्यवस्था में, सभी देश के प्रति प्रेम की भावना, उग्र व्यवस्था कोई नहीं है, वहाँ कोई क्रांति नहीं करता, सब सरकियों की ज्यादा शक्ति उनको जनता को दी है, इसलिए वहां उनको प्रजातंत्र का घर भी कहा जाता है। और उदारवादी अर्थव्यवस्था यानी सब विकसित है और छोटा सा देश है, पर्यटक की दृष्टि से भी अच्छा है, तो वहां कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को और प्रस्थान है। यानी सभी लोग सोचते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा सभी का कल्याण होना चाहिए। यहाँ तक कि सरकार भी ये सोचे कि वहां लोगों के हित के कार्य होने चाहिए और लोग भी प्रतिष्ठा वगैरह ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए वो कोई बताए, ऐसा नहीं, वो सब आम आदमी की तरह वो अपना वो जीवन जीते हैं। इतने पैसे वाले, मैंने कल भी हमने उदाहरण दिया था, कह रहे कि वो आप तीसरी श्रेणी में क्यों बैठे ट्रेन के, तो वो कह रहे कि चौथी श्रेणी नहीं है, वो चाहते तो फर्स्ट श्रेणी में भी बैठ सकते थे, लेकिन उनका ये उदार स्वभाव, इसके कारण वो विकसित और ये आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। स्विट्जरलैंड में संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव रहा है। संविधान और राज व्यवस्था का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यवहार के अंतर्गत जब 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उदारवादी दर्शन को लगभग संपूर्ण अंशों में अपनाया गया तो व्यवस्था शक्ति ही सत्य है की स्थिति में परिणित हो गई और समाज के कमजोर वर्गों के हितों को गहरा आघात पहुंचा। राज व्यवस्था के लिए उदारवादी दर्शन और व्यवस्था से उत्पन्न कठिन स्थितियों का भी निदान खोजना आवश्यक हो गया। ये सोचा गया कि समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए राज्य के द्वारा आवश्यक कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा उदारवादी दर्शन के बावजूद राज्य के द्वारा आवश्यकता अनुसार आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। लोक कल्याणकारी की प्रवृत्तियों को अपनाया जाना चाहिए। ये उदारवादी व्यवस्था की लोक कल्याण की दिशा में यात्रा है। यह उदारवादी दर्शन की विकासशीलता का परिचय है। यहाँ कल्याणकारी प्रवृत्तियों के उदारवादी को कमजोर नहीं किया जा सकता, उससे मानवीयता के साथ जोड़कर संतुष्ट है। यानी कुल मिलाकर लोग इतने पहले थोड़ा समस्या आई थी शुरू में, लेकिन उनकी लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति के कारण आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। आज स्विट्जरलैंड में विश्व के अन्य किसी भी देश की तुलना में सामाजिक सुरक्षा की अधिक व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रबंध संभवतः इंग्लैंड, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों की तुलना में उत्तम है। सभी कैंटीनों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था न केवल सिद्धांत में है वरन व्यवहार में भी लागू किया गया है।
कहने का मतलब सिर्फ सैद्धांतिक लिखने से नहीं, व्यवहार में भी है। हमारे जैसे शिक्षा अनिवार्य शिक्षा सबको 6 से 14 वर्ष की आयु की अनिवार्य शिक्षा, लेकिन क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? वो छोटे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उसकी ओर ध्यान नहीं। वहां पे तो स्विट्जरलैंड में तो ये है कि बस जो शिक्षा प्राप्त है वो व्यवहारिक है, सिर्फ लिखित रूप से नहीं है, सिर्फ व्यवहारिक भी है। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है और व्यवहार में भी लागू किया गया है। बीमारी, अंग भंग और वृद्धावस्था में राजकीय सहायता की व्यवस्था की गई है। यानी किसी को बीमारी लग जाए या अंग भंग हो जाए, कोई हाथ पांव टूट जाए या वृद्धावस्था में देश के द्वारा या सरकार द्वारा सहायता राशि यानी उनको पैसे दिए जाते हैं। तथा असहाय, लूले, लंगड़े, अंधे, अपाहिज व्यक्तियों के लिए राजकीय कोष में सहायता की व्यवस्था है। दुर्घटना से पहुंची आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमे की व्यापक और समुचित व्यवस्था है। बेरोजगार की स्थिति लगभग नहीं है, वहां बेरोजगार है ही नहीं, क्योंकि सबको काम मिल जाता है, क्योंकि वो विकसित देश है और वहां इतनी गरीबी नहीं है। ये ऐसी स्थिति है जिन्हें विश्व के अन्य देशों के लिए अनुकरणीय कहा जा सकता है, यानी विश्व के दूसरे देश भी उनका अनुकरण करें। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर बनाने में इन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने बहुत अधिक योगदान दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी लोकतंत्र का घर के नाते इसलिए कि जनता को ज्यादा शक्ति दी है, और ज्यादा शक्ति दी है तो जनता के सरकार भी जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। और जनता ऐसा नहीं कि बार बार आंदोलन करें, क्रांतियां करें, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाए, क्योंकि सरकार पहले ही उनका मुंह मांगे कोई वस्तु, जो भी मुंह मांगे या उनके जो भी मांगे होती है वो पहले सरकार पूरी कर देती है। तो इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है या इतनी समस्या आती नहीं है जितनी दूसरे देशों में गरीबों की आ रही है, क्योंकि सारे वहां गरीब तो है ही नहीं है, अमीर और मध्यम वर्ग है, तो वहां पे ऐसी समस्या नहीं। बाकी सारे जनता भी समझदार है, ईमानदार है, वो देश के प्रति प्रेम की भावना रखती है और कभी भी क्रांति नहीं करती, और पहले से वो तटस्थ देश है, वो युद्ध में विश्वास नहीं करता, न करने देने, किसी का समर्थन नहीं करता, और पर्यटन की दृष्टि से भी वो ज्यादा बाहरी मुद्रा को वो प्राप्त कर रहा है। इसलिए छोटा देश है और विकसित देश होने के नाते स्विट्जरलैंड की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए वो उनको लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व। इसमें पहला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र। स्विट्जरलैंड में विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्रीय राज्य है। सन 1848 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। कब हुई? 480 में गणतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार से बच्चों इनके गणतंत्र, तभी ये सबसे पुराना प्रजातंत्र का घर या गणतंत्र सबसे पुराना, तो इसलिए 1848 में ये गणतंत्र बन गया था। स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा, कभी भी वहां राजतंत्र नहीं, शुरू से ही गणतंत्र है, इसलिए उनको प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। जिस प्रकार राजतंत्र इंग्लैंड, फ्रांस या सोवियत रूस में था, रेपार्ड इसी बात की दृष्टि में रखते हुए लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है, क्योंकि वहां राजतंत्र कभी हुआ ही नहीं है। विश्व में ये सबसे पुराना गणराज्य है। स्विट्जरलैंड में नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे, यानी सरकारी के अलावा जो चुनाव जीतते उनको भी पूरी तरह से शक्ति नहीं दे रखी है। और इस गणतंत्रीय भावना की अत्यधिक प्रबलता के कारण ही उसके द्वारा एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। हैंस हुबर ने लिखा है कि राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्जरलैंड के निवास के लिए एक विदेशी बात है। किसी शासक की शक्तियों
वह विशेषाधिकार के लिए उनके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए राज्य सब नागरिकों का मामला है। उसका संचालन न तो वंश परंपरागत आधार पर होता है या हो सकता है और न ही किसी एक निर्वाचित यूथ की ही सुपुर्द किया जा सके। कहने का मतलब उनकी पुराना सबसे गणतंत्र तो संवैधानिक व्यवस्था में उनका अध्ययन का महत्व देखा जा सकता है। इतना पुराना होते हुए भी, वो सर्वाधिक प्राचीन होते हुए भी कभी भी वो क्या कहते हैं राजतंत्र नहीं रहा, शुरू से ही गणतंत्र। यहाँ तक कि देखो 1848 में ये गणतंत्र की स्थापना वहां हो गई थी। तो सोचो कि वो कैसा देश और कितने ईमानदार लोग होते होंगे। दूसरी व्यवस्था बताई है उनके महत्व की, संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन की महत्व की, प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक। इसमें स्विट्जरलैंड में राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाला दूसरा तत्व उसका प्रजातंत्रात्मक लक्षण है। आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेंस था। स्विट्जरलैंड प्रजातंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई है उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतांत्रिक देश में प्रदान नहीं की गई। यानी लोगों को बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त हो गया है, दे दी है किसने? सरकार ने, और जनता ही सब कुछ करेगी, इसलिए उनको प्रजातंत्र का घर कहा जा सकता है। 5 स्विट्जरलैंड कैंटनों में वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानून का निर्माण किया जाता है। लोक निर्णय और आरंभक का स्विट्जरलैंड में ही उदय हुआ है और वर्तमान समय में भी इसका बहुत अधिक सीमा तक पालन किया जाता है। अंत में ये ठीक कहा जा सकता है कि यदि ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का और अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का जनक है तो स्विट्जरलैंड आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक, यानी जो जनता वो आदर्श रूप से भाव रखती है, वो कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं जाती और सरकार भी ईमानदारी से उनके लोक कल्याण के कार्य करते हैं। इस प्रकार से बच्चों स्विट्जरलैंड संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व देखा जा सकता है। लास्ट पॉइंट इसमें इस प्रकार से तीसरा पॉइंट है बहुल कार्यपालिका। इसमें सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कुशलता के साथ किया जा सके। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में एकल कार्यपालिका है जो मंत्रिमंडल और कौन है? प्रधानमंत्री संसदात्मक व्यवस्था में और अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति राष्ट्रपति का पावर कैसे? नाम मात्र का नहीं, वास्तविक। लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। यह कार्यपालिका न तो पूर्ण अंशों में संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक है, वरन इसमें दोनों के गुणों को ग्रहण करते हुए विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण उपस्थित किया गया है। इस प्रकार से वहां पे बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। बहुल कार्यपालिका यानी क्या कह सकते हैं? यानी 7 सदस्यों वाले, 7 को बराबर शक्ति दे रखी है। उन 7 में कार्यपालिका वो सदस्य ही कार्य करते हैं, इसलिए वहां पे बहुल कार्यपालिका। हमारे यहाँ एक ही कार्यपालिका जिसमें मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होते हैं। लास्ट है, चौथा है स्थायी तटस्थता। पहले भी कह चुकी है कि तटस्थ रहा है ये स्थायी तटस्थता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जबकि विश्व के विभिन्न राज्य एक दूसरे का विरोध करने में संलग्न हैं, स्विट्जरलैंड के स्थायी तटस्थता को अपनाकर अशांति के समुद्र में बसने वाले सुखी द्वीप की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वप्रथम 1815 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्जरलैंड की स्थायी
तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई थी। यानी तटस्थ रहेगा, न तो वो युद्ध करेगा, न ही दूसरा युद्ध उनके ऊपर कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। न उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और न ही द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, वो तटस्थ देश कहा जा सकता है। इसके बाद 1919 के वर्साई संधि और उसके बाद के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्विट्जरलैंड ने सदा इस बात पर बल दिया कि स्विट्जरलैंड को स्थायी रूप में एक तटस्थ राज्य घोषित किया जाए, और सभी राज्यों ने स्विट्जरलैंड की इस स्थिति को स्वीकार किया। प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध में स्विट्जरलैंड ने युद्धोत्तर दोनों पक्षों के साथ समान संबंध बनाए रखे, और हिटलर तथा मुसोलिनी ने भी इसकी तटस्थता को बनाए रहने दिया गया। यानी जहां युद्ध हो रहा था, जो दूरी देश और ये दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो मुसोलिनी हिटलर उन्होंने देख लिया कि स्विट्जरलैंड युद्ध में भाग नहीं लेगा, इसलिए उनको तटस्थ रखा गया और मान्यता भी हिटलर और मुसोलिनी ने दे दी थी। अपनी इस तटस्थता की नीति के कारण ही स्विट्जरलैंड ने 2001 की 1 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य भी प्राप्त नहीं की, क्योंकि संघ की सदस्य राज्यों को आक्रमणकारी राज्य का विरोध करने का दायित्व सौंपता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर कोई एक दूसरे का कोई आक्रमण करेंगे या दबाव डालेंगे तो उस पर आक्रमण करने के लिए कहता है, इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण नहीं की। लेकिन सितंबर 2002 में ही स्विट्जरलैंड ने संघ की सदस्यता को प्राप्त कर ली, यानी सदस्यता प्राप्त कर ली, फिर भी वो तटस्थ के युद्ध नहीं करेगा। इस संबंध में हमारे द्वारा भारत की तटस्थता और स्विट्जरलैंड की तटस्थता में अंतर कर लिया जाता है। भारतीय तटस्थता का तात्पर्य शीत युद्ध को दो पक्षों में तटस्थता से था, यानी शीत युद्ध बिना हथियार के वार्तालाप द्वारा एक लड़ा गया वैचारिक युद्ध, जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था, जो भारत दोनों का सभी सोवियत संघ के गुट में जा रहे साम्यवादी और अमेरिका के गुट में जा रहे थे कौन से पूंजीवादी। तो भारत सोचा नया नया देश आजाद हुआ था, तो भारत ने किसी में गुट में शामिल होने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि अगर एक गुट में शामिल हो गया, जैसे साम्यवाद में शामिल हो गया, तो फिर बाद में अमेरिका मदद नहीं करेगा, पूंजीवादी मदद नहीं करेगा, पूंजीवादी में शामिल हो गया तो साम्यवादी मदद नहीं करेगा, सोवियत संघ मदद नहीं करेगा। इसलिए हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, गुटों से अलग रहने की नीति। तो वो भी एक तरह से तटस्थ ही है, लेकिन हमने दोनों से क्या लाभ उठाने के लिए ही ली थी। तभी तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में 62 में, तो हमारे सोवियत संघ ने मदद नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि चीन और वो भी साम्यवाद है। और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो हमारी मदद अमेरिका ने नहीं की। अमेरिका पूंजीवादी और पाकिस्तान भी पूंजीवादी था, तो किसने की? सोवियत संघ ने। तो दोनों से हमने लाभ उदाहरण के लिए लाभ उठाए हैं। इसलिए इससे अर्थों में असंलग्नता की नीति या फिर गुट निरपेक्ष की नीति कहा जा सकता है। आधुनिक विश्व के अन्य तथाकथित तटस्थ राष्ट्र की स्थिति भी यही है, लेकिन स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थों में तटस्थ है और इसे विश्व के विभिन्न राज्यों के विवादों में से कुछ भी लेना देना नहीं है। अपनी इस तटस्थता के कारण स्विट्जरलैंड को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त है। इस आधार पर इससे परस्पर विरोधी राज्य के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य किया गया है। अपनी स्थायी तटस्थता के बावजूद स्विट्जरलैंड किसी भी आक्रमण से रक्षा के लिए तत्पर और सक्षम है। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि स्विट्जरलैंड की आर्थिक व्यवस्था भी देखी कि वहां विकसित देश है, और सामाजिक व्यवस्था में ऐसी बातें देखी जो वीर पूजा और अलग से उनकी बहुल कार्यपालिका और लोगों की इतनी ईमानदारी उदारता। वहां कभी भी राजतंत्र नहीं रहा, वहां प्रजातंत्र ही रहा। 1848 में ही उनका गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। तो इस तरीके से बच्चों स्विट्जरलैंड की आर्थिक व्यवस्था इसलिए ये विकसित है और इतनी अच्छी सुधरी हुई है कि वहां बेरोजगारी नहीं है, वहां उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग ही है।
गरीब तो है ही नहीं और बेरोजगारी है नहीं, तो लोगों को उसमें शक्तियां ज्यादा दी है, सरकार से शक्ति ज्यादा लोगों को दी है, और लोग भी सरकार के प्रति अपनी ईमानदारी निभाते हैं, वो देश के प्रति प्रेम की भावना निभाते हैं। इस प्रकार से बच्चों स्विट्जरलैंड संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व देखा जा सकता है। कल हम आगे का स्विट्जरलैंड का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।